हाँ, मैं मोतीलाल हरवाल, प्रधानाचार्य नेहरू इंटर कॉलेज परवाड़ी, आप लोगों के समक्ष कक्षा 12 अर्थशास्त्र का वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। समक्ष छात्र एवं छात्राएं इसको ध्यान से सुनेंगे और उसका मनन करेंगे। मुख्य बात यह है कि चूंकि शासन स्तर से जो हमको निर्देश बताए गए हैं, ये कोविड-19 महामारी भयंकर महामारी ये चल रही है, इसलिए आप लोग कोविड-19 का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइजर आदि का प्रयोग करें। बाहर जब निकलें, जब कोई आवश्यक कार्य हो, आप लोग सुरक्षित रहें, घर पर रहें। और यदि आप सुरक्षित हैं तो परिवार सुरक्षित है, परिवार सुरक्षित है तो आपका गांव सुरक्षित है, गांव सुरक्षित है तो आपका जिला सुरक्षित है, इसी प्रकार से आपका देश भी सुरक्षित है। इसलिए हम आपको सुरक्षा व्यवस्था में रहना है और कोविड-19 के जो नियम निर्देश शासन के निर्देश हैं उन नियमों का पालन करना है। इसी को देखते हुए शासन के आदेशानुसार छात्र छात्राएं विद्यालय में पठन पाठन के लिए उपस्थित नहीं हो सकते, तो हम शासन के आदेशानुसार आप लोगों को वीडियो के माध्यम से, ई लर्निंग के माध्यम से आपको ये पढ़ाई पठन पाठन का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र कक्षा 12 का अध्याय 1, पहले अध्याय में आपका अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत अब हम ये जानेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है, किसे कहते हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के लिए अंग्रेजी भाषा में हम इसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स का तात्पर्य क्या है, अर्थशास्त्र का तात्पर्य क्या है, इसके लिए कहते हैं हम, इसका अर्थ है गृहस्थी प्रबंधन। गृहस्थी प्रबंधन। तो प्रिय बच्चों, आप लोग ये जानते होंगे कि पुराने लोगों से सुना होगा गृहस्थी संभालना, कैसे गृहस्थी संभाली जाती है, गृहस्थी का प्रबंध कैसे किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देकर के आपको वहां से फिर आ रहा हूं आपके सब्जेक्ट की ओर। आप लोग पढ़ने के लिए विद्यालय आते हैं, पढ़ने के लिए जब विद्यालय आते हैं तो आप कापी किताबें, कपड़े, आपका बैग, साइकिल जो भी है आप लेकर के आते हैं। तो आप ये भी सोचते होंगे कि ये आपको पैसा, ये रुपया या ये धन हमको कहां से मिलता है। तो आपका जवाब यही होगा, हमको माता पिता देते हैं। आपके माता पिता देते हैं, तो माता पिता को ये आपने ये जानकारी हो कि माता पिता ये पैसा आप कहां से लाते हैं। तो माता पिता आपको तो जानकारी देंगे। घर में आपके माता पिता कोई कृषक है, किसान है, कोई मजदूर है, कोई सर्विसमैन है, कोई डॉक्टर, चिकित्सक आदि है। तो वो बताएंगे, जैसे किसान है तो किसान, आपके पिताजी किसान है तो किसान कहेगा मैं खेती कर करके जो पैदावार करता हूं उससे जो फसल उत्पादन होता है उसको मैं क्रियान्वयन करके जो तैयारी बुवाई करके जो तैयार होती है फसल, उसको फिर मैं बाजार मंडी में जाकर के बेचता हूं। बेचने के बाद उससे मुझे जो धन रुपया प्राप्त होता है, उस रुपयों से मैं अपने वर्ष भर का खर्च चढ़ाने के लिए प्रबंध करता हूं। आपके बच्चों के, तुम्हारी पढ़ाई के लिए, शादी, बच्चों की शादी विवाह करना है, मकान आदि का निर्माण करना है, कोई बीमार आदि हो जाना है, मकान आदि जितने अन्य खर्चे हैं, तो ये सभी आपके वहां पढ़ाई से लेकर के यहां तक आपके माता पिता को पता है कि गृहस्थी का प्रबंध कैसे करते हैं। तो अब वहां से चलती बात कि इस प्रकार से ये साल भर के ब्यौरा, इस साल भर का खर्च के ब्यौरा जो माता पिता करते हैं वो आपके गृहस्थी प्रबंधन के अंतर्गत आता है। ये है गृहस्थी। तो वहां से लेकर के यहां तक चले जाकर के उन्होंने पैदावार करके आपको वहां तक ये पहुंचाया, आपको खर्च करते हैं, कपड़े पहनते हैं, खर्च करते हैं, आपको भी दबाया या जो बीमार तो खर्च करते हैं। तो इस प्रकार से हम उसे गृहस्थी प्रबंधन कहते हैं, माता पिता ने जो पैसा एकत्र किया।
अब बात आपको आती है, मैंने बताया कि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी भाषा में इकोनॉमिक्स कहते हैं, जिसे हम व्यष्टि प्रबंधन कहते हैं, अर्थात व्यक्तिगत और सामाजिक जरूरतों की पूर्ति करना। व्यक्तिगत और सामाजिक, अब उनको माता पिता को यह भी सोचना है कि व्यक्तिगत यानी अपने स्वयं के लिए, अपने स्वयं के परिवार के खर्च के लिए, और सामाजिक, समाज के बीच में ही पहुंचना है तो सामाजिक कार्यों के लिए भी आना जाना, कोई सामाजिक कार्य करना, तो व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों और जरूरतों की पूर्ति करना। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि जीवन की तारतम्यता बनाए रखने के लिए। अब जीवन की तारतम्यता क्या है कि अपना जीवन यापन सुचारू रूप से चलाने के लिए क्रमबद्ध, तारतम्यता क्रमबद्ध तरीके से हमारा जीवन यापन चलता रहे। तो जीवन की तारतम्यता बनाए रखने के लिए हमें वस्तुओं और सेवाओं की जरूरत होती है। अब जीवन यापन करना है, जीवन निर्वाह करना है, तो हमको जरूरत किस किस की होगी? वस्तुओं और सेवाओं की। अब आप ये कह सकते हैं कि वस्तुएं क्या हैं और आपकी सेवाएं क्या हैं। तो वस्तुओं में आपकी आ जाएंगे खाद्य पदार्थ, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं आप जो ग्रहण करते हैं, जो आप उपयोगी शरीर के लिए करते हैं, चाहे आप अनाज से लेकर के फल फूल सब्जी आदि जितनी भी अन्य चीजें जो आप सेवन करते हैं, खाते पीते हैं, या जो वस्त्र आदि है, कपड़े आदि पहनते हैं, सब कुछ ये आपकी सभी क्या है? वस्तुएं। तो ये आपकी वस्तु का। और सेवाओं, अब सेवाओं में क्या है? सेवाएं तो आप जानेंगे कि सेवाएं क्या है। सेवा में जो आपको सेवा प्रदान करे, जैसे चिकित्सक है, डॉक्टर है, तो डॉक्टर आपको सेवा प्रदान करता है। क्या कैसे आपने जानी सेवा? आप जब बीमार होंगे डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज कराएंगे, तो डॉक्टर आपको ठीक करेगा, इलाज करेगा, वो आपको सेवा देगा। शिक्षक है, गुरु है आपके, तो आप विद्यालय के अंदर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, तो आपको शिक्षक आपको जो है शिक्षा देते हैं, आपको विद्या अध्ययन कराते हैं, सही मार्ग पर चलाने के लिए भी प्रेरित करते हैं, और विद्या अध्ययन करने के लिए आपको प्रेरित करते थे, आपकी सेवा भी। तो इसलिए सामाजिक जीवन के लिए, जीवन की तारतम्यता सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए हमें वस्तुओं और सेवाओं की जरूरत होती है, जिनका हम और आप उत्पादन भी करते हैं। अब बात आ गई कि वस्तुएं हो गई, सेवाएं। अब ये कैसे इनका निर्माण हो, कैसे इनका उत्पादन हो, तो इनका हम और आप उत्पादन भी करते हैं। खाद्य पदार्थ है, गल्ला अनाज वगैरह है, सभी उत्पादन। माता पिता हैं, आपके माता पिता या हमारे माता पिता जो भी रहे हो, तो वो सब लोग क्या करते हैं? खेती किसानी करते हैं। कोई मजदूरी करता है तो मजदूरी से अपनी आय कमाता है और रुपया कमाता है, वो पैसे जो अपने परिवार के लिए लगाता है। तो हम और आप उसका उत्पादन भी करते हैं। या कोई भी समझ लीजिए आपके फर्म वगैरह हैं, फैक्ट्री वगैरह हैं, तो उसमें उत्पादन होता है। चाहे आप साबुन की फैक्ट्री ले लीजिए, चाहे कपड़ों की फैक्ट्री ले लीजिए, चाहे आप दवाओं की फैक्ट्री, किसी भी चीज हो, तो उसमें क्या है? दवा वहां जो बनती है, जहां भी निर्माण होता है, उस चीज को हम उत्पादन कहते हैं। तो हम आप उत्पादन भी करते हैं, साथ ही साथ इनका उपभोग भी करते हैं। अब उत्पादन तो हो गया, अब उसका उपभोग भी करते हैं, यानी उसका खाना आदि या जो चीज है उसका खर्च भी करते हैं। उपभोग करना, खर्च भी करना कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए आपकी किसी किसान है, उन्होंने खेती का उत्पादन कर लिया, अब उसका उपभोग करना है उसे कि कहां कहां वो कैसे खर्च करे, कैसे उसका व्यय करे, तो उसका उपभोग भी किया जाता है। तो जब अतः उत्पादन और उपभोग से संबंधित किसी चीज का हमने निर्माण किया, उत्पादन कर लिया, उत्पादन के बाद उपभोग भी कर लिया, खर्चा भी कर लिया। आपके पिता है, ये किसान है, पिताजी है, मजदूर है, तो उन्होंने जाकर के मजदूरी की, मजदूरी के मालिक ने जाकर के मजदूरी दी, उत्पादन हो गया, आपका खर्च चलेगा। और अब आप खर्च करेंगे, बाजार में खरीदने जाएंगे, कुछ चाहे आपके जो भी चीजें अपनी अनाज वगैरह खरीदने जाएं, सब्जी खरीदने जाएं आदि, उसमें खर्च करेंगे, तो आपका वो वहां उपभोग, जो उत्पादन उपभोग से संबंधित
विभिन्न प्रक्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम गृहस्थी प्रबंधन कहते हैं। ये आपका है गृहस्थी का सुचारू रूप से चलाना, इसलिए उसे हम गृहस्थी प्रबंधन कहते हैं। अर्थशास्त्र क्या बताता है हम लोगों? अर्थशास्त्र जीविकोपार्जन संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन है। अर्थशास्त्र के अंदर जीविकोपार्जन, अपना जीवन यापन करने के लिए जो भी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, ये सभी बीच में आपकी क्रियाकलाप है। उत्पादन हुआ, वो हुआ, कैसे उत्पादन किया, उसको कैसे खर्च किया, व्यक्तिगत खर्च किया, सामाजिक खर्च किया, आदि सभी में इसकी विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन है। अतः हमें अपना जीवन यापन करने, जीवन यापन की पूर्ति के लिए हम सभी को अपने अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए अर्थोपार्जन करते हैं। अब संसाधन, उसके लिए जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसके लिए संसाधन चाहिए, तो हम अपनी कोशिश करते हैं कि सीमित संसाधनों से हम अधिक से अधिक उत्पादन करें। जैसे मान लीजिए कोई गरीब तबके का किसान है, तो उसके पास उतने साधन नहीं है कि वो अधिक पैसा लगा सके, तो अपने पास जितने उसके छोटे छोटे साधन होंगे उनसे वो अपना खेती आदि करेगा और उन संसाधनों से वो ये सोचेगा मुझे अधिक से अधिक आय की प्राप्ति, अर्थोपार्जन हो, अधिक से अधिक अर्थ प्राप्त हो, यानी आय में वृद्धि हो, अर्थोपार्जन करते थे। इस प्रकार से आपकी अर्थशास्त्र के बारे में बताएंगे, अर्थशास्त्र क्या चीज। अब अर्थशास्त्र यही समाप्त नहीं जाती है, इसके अंतर्गत आपके दैनिक जीवन में विभिन्न क्रियाएं भी होती हैं। अब विभिन्न क्रियाएं किस प्रकार से जो दैनिक जीवन में घटित होती हैं हमारे, उस दैनिक जीवन में क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपकी आर्थिक क्रियाएं और दूसरी होती है गैर आर्थिक क्रिया। आर्थिक और गैर आर्थिक। आर्थिक से तात्पर्य है हमारा धन उपार्जन के उद्देश्य से किया गया कार्य, जिससे हमको धन प्राप्त हो, आय प्राप्त हो, आमदनी प्राप्त हो, यानी रुपया पैसा धन आदि हमको प्राप्त हो, वो आपकी आर्थिक क्रियाएं आएंगी। अब आप कहेंगे धन उपार्जन का उद्देश्य क्या है? धन उपार्जन के अंदर कहां से कैसे धन प्राप्त हो, तो हम आप जैसे आपके माता पिता हैं तो मजदूरी करते हैं, या किसान है तो मजदूरी करके उससे आय बढ़ाते हैं, धन कमाते हैं। मजदूर खेती किसानी करी, उससे अपनी आय का स्रोत किया, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। चिकित्सा है, डॉक्टर लोग हैं तो वो भी आपके मरीजों को देखते हैं और जाकर के वो अपनी आय कमाते हैं। चिकित्सा, व्यापार करना, बड़े बड़े व्यापारी हैं, उद्योग धंधे करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें अपना धनोपार्जन करते हैं। दुकान चलाना, दुकान आदि रखी है तो दुकानों में अपनी बिक्री आदि करते हैं, तो उससे जो है ये आर्थिक क्रिया, उससे धन की प्राप्ति होती है। तो धन से प्राप्त करने वाले जो धनोपार्जन का उद्देश्य किया जाता है वो सभी आपकी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। दूसरी आपकी क्रिया थी गैर आर्थिक क्रियाएं। अब गैर आर्थिक क्रियाएं क्या है कि जो बिना धनोपार्जन से किया गया कार्य, बिना धनोपार्जन, जाने उसमें धन की लालसा ना रहे, धन आदि की लालसा हम ना रखें कि हमको इससे धन मिल जाए या रुपया मिल जाए, इससे हमको आमदनी हो, तो उसके बिना धनोपार्जन के उद्देश्य से किया गया कार्य ही आपके गैर आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो सीधी बात है, जो धनोपार्जन के उद्देश्य से किया जाए वो क्रिया आपकी आर्थिक क्रिया है, जो बिना धन उपार्जन के उद्देश्य से किया गया कार्य है वो आपकी गैर आर्थिक क्रिया है। अब क्या है वो गैर आर्थिक, जिससे हमें वो धन की हम आशा ना रखें कि आय हमको ना मिले, रुपया पैसा हमको ना मिले, ऐसी क्रिया है आपका सामाजिक कार्य। कोई आप गांव में है तो गांव के अंतर्गत कोई ऐसे लोग, महान लोग होते हैं, सामाजिक कार्य करते, सामाजिक कार्य में अपना पैसा और लगाते हैं। समाज सेवा में, सामाजिक संगठन है कई। आज के दौर में देख रहे हैं हम
हम आप सुनने पेपर में पढ़ते हैं, देखते हैं कि जाकर के अस्पतालों में कई सामाजिक संगठन लगे हैं और जो बीमार व्यक्ति है, कोविड-19 से आदि से बीमार व्यक्ति है, उनकी वो सहायता कर रहे हैं। तो उनसे पैसा तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनकी क्या कर रहे हैं, वो सहायता कर रहे हैं। अगर जो सहायता हो सकता है, रुपये पैसे जितना हो सकता है उनके प्रति वो खर्च कर रहे हैं। तो सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य, गांव आदि में धार्मिक कार्य, कोई आपका मानिए कोई मंदिर का निर्माण करा रहा, कोई पूजन यात्रा कोई करा रहा, कोई मस्जिद आदि का निर्माण करा, कोई चर्च आदि धार्मिक कार्य में पैसा लगाए, वो सामाजिक, उससे उसको रुपया प्राप्त तो नहीं मिला, धन तो नहीं मिला, लेकिन वो धार्मिक कार्य में लगा। तो ये आपकी गैरहाजिरी। माता पिता तथा भाई बहन की सेवा करना और गुरुजनों की सेवा करना। आप ये सोचें कि हमारे माता पिता है तो माता पिता की सेवा करें तो हमको उससे रुपया मिलेगा, ऐसा तो संभव नहीं है। माता पिता की सेवा करना हम आपका दायित्व है कि अपने माता पिता की सेवा करें, उनसे ये अपेक्षा न करें कि नहीं सेवा करें तभी हमको पैसा दे, नहीं, उनका सेवा करना, माता पिता बड़े भाई बहन उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है, हमारा कर्तव्य है। तो उससे आपको पैसा तो नहीं मिलेगा, तो ये गैर आर्थिक क्रिया है। गुरुजनों की सेवा करना, आपके गुरु हैं, शिक्षक हैं, सभी हम लोग सभी शिक्षक हैं, गुरु हैं, आपको शिक्षा देते हैं, तो हम आपसे क्या, हमारा जो चीज सही रास्ते में मार्ग में चलने के लिए आपको प्रेरित करें, सही रास्ता पकड़ो, पढ़ने के लिए प्रेरित करें, समय से पढ़ाई करो, समय से विद्यालय, तो ये गुरुजनों की सेवा। और जो उनकी हो सके उनका कहना मानना ही एक प्रकार की सेवा है। तो पुराने समय की बात अलग थी, ऋषि मुनि होते थे जंगल में, तो जो शिष्य हुआ करते थे उनकी सेवा उनके पैर आदि दबाते थे, उनकी सेवा आदि करते थे। तो इस प्रकार से गुरुजनों की सेवा करना, आज ये सभी गैर आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। इससे कोई धनोपार्जन, धन की लालसा इसमें नहीं है। तो आपकी ये दैनिक जीवन की दो क्रियाएं थी। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं हो सकती, ये निश्चित है। आज के युग में देख रहे हैं कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं ये कभी पूरी नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जितना गरीब तबके का व्यक्ति हो, चाहे जितना पूंजीपति व्यक्ति हो, उसकी आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होती हैं। क्यों? कि यदि उसके एक जरूरत की पूर्ति के बाद दूसरी जरूरत पूरी करने की इच्छा हो जाती है। एक जरूरत की पूर्ति हुई, एक कोई काम अपना कर लिया, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमने सोचा है, आपके माता पिता ने सोचा कि चलिए इस बार एक कमरे का निर्माण करा लिया, एक कमरा बन गया, लेंटर डल गया, हो गया। अब कुछ दिन रहा, परिवार बढ़ा, आपके माता पिता का परिवार बढ़ा, तो अब धीरे धीरे सोचने लगेंगे कि दूसरा कमरा बन जाए। मतलब इस प्रकार से तो जरूर है। आप ये सोचें कहीं ये गाड़ी ले ले, ये तो इच्छाएं उसकी अनंत है, आवश्यकता उसकी अनंत, उसकी पूर्ति एक पूर्ति करो, दूसरी की आवश्यकता हो जाती है, इच्छा हमारे अंदर स्थापित हो जाती है। इन्हीं कारणों से आर्थिक क्रियाएं प्रत्येक व्यक्ति का, इन्हीं आर्थिक क्रियाओं का सृजन होता है। यानी आर्थिक क्रियाओं का, नई नई आर्थिक क्रियाओं का निर्माण होता है, सृजन हो जाता है। तो इस प्रकार से आर्थिक क्रियाएं जो है सृजित होती है कि एक जरूरत के बाद दूसरी जरूरत की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। एक चीज आपको मैंने बताया कि इन्हीं कारणों से आर्थिक क्रियाओं का सृजन होता है। इसी बीच में आपको एक बात और बता दूं कि जैसे मैंने बताया कि अर्थोपार्जन, अब अर्थोपार्जन यानी अर्थ का उपार्जन, कैसे अर्थ हमको प्राप्त हो, कैसे हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बन सके। तो इसके लिए अब आपको यह भी इसमें आवश्यकता है, इसके अंतर्गत इच्छा, आवश्यकता और संतुष्टि, ये मूलभूत अधिकार है। क्यों? अर्थात के इच्छा, आपने किसी चीज की इच्छा जाहिर करेंगे, कोई चीज आपको खरीदना है तो पहले इच्छा जाहिर करेंगे कि हमको इस चीज की, मान लीजिए मोटरसाइकिल खरीदना है, तो इच्छा जाहिर हुई तो मोटरसाइकिल खरीदना है।
खरीदना है। अब आवश्यकता देखेंगे ये आवश्यकता है या नहीं। तो जब यदि आप समझेंगे नहीं हमको इसके बिना नहीं चल सकता है, तो आपको वो आवश्यकता होगी, इच्छा जार की फिर आवश्यकता। जब आपके पास मोटरसाइकिल आ गई तो आप क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। मुक्ता संतुष्टि, अब हमारी गाड़ी आ गई, अब हम ये संतुष्टि। तो इस अर्थोपार्जन अर्थशास्त्र के अंतर्गत यानी इसके अंतर्गत 3 चीजों का निर्माण होता है, इच्छा, आवश्यकता और संतुष्टि। इसी में मनोवैज्ञानिक हुए मास्ले मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन 5 प्रकार की जरूरतों के आसपास ही विचरण करता है। मास्ले मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन 5 जरूरतों के इर्द गिर्द ही घूमता। उसके जीवन में 5 जरूरतें मुख्य होती हैं जिसके इर्द गिर्द उसका जीवन पूरा चलता है। वो मुख्य 5 चीजें कौन कौन सी हैं? तो उन्होंने बताया, पहली थी मौलिक जरूरतें जिसके बिना हमारा चल ही नहीं सकता, बेस आधार है जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते, वो आपकी मौलिक आवश्यकता है, मौलिक जरूरतें हैं। वो है भूख लगना। हम आप जानते हैं कि भूखे तो रह नहीं सकते, खाना खाएंगे तभी से चल फिर पाएंगे, तभी हम सोच कर पाएंगे। तो मौलिक जरूरत है भूख प्यास लगना। पानी के बिना नहीं रह सकते, पानी आपको पीना ही पड़ेगा, बाकी सब चीजें चल जाए, सब चीजें रोक सकते, लेकिन भूख प्यास को नहीं रोकेंगे। सांस लेना मौलिक जरूरत है। जैसे कि आजकल देख रहे हैं, आज की कोविड-19 के कारण देखिए ऑक्सीजन की कमी कितनी पड़ रही जगह जगह। ये सांस लेने के लिए आवश्यकता होती है, तो देखिए कृत्रिम संसाधन द्वारा ऑक्सीजन को एकत्रित करके जगह जगह शासन द्वारा अस्पतालों में जगह जगह भेजा जा रहा है जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर। तो यही है कि ये हमारी मौलिक जरूरत है, भूख प्यास, इसके बिना रहते सांस लेना। और जनसंख्या वृद्धि आपकी जो भी है उसमें क्योंकि मुख्य है, बिना आप सोचेंगे कि हमारी पीढ़ी जन्मदर आदि का बढ़ाना ये मौलिक अधिकार है। सोचेंगे कि इतना नहीं कि नहीं यही तक सीमित, हमको आगे पीढ़ी जरूरी, तो ये आपके मौलिक जरूरत है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। दूसरी आपकी सुरक्षा क्या है आपकी, जैसे सुरक्षा में है जो हमें आवास रहने के लिए है, तो रहने के लिए आप सोचेंगे कि हमको मकान चाहिए, मकान जब तो आप रह पाएंगे। तो आवास तथा अन्य भविष्य संबंधी जरूरतों की पूर्ति करना, भविष्य में जो और आवश्यकताएं हों उनकी पूर्ति आदि, ये सभी हमारी सुरक्षा के अंतर्गत आती है। ये जरूरत ये भी रहती है कि बिना इसके हम नहीं रह सकते, हमारा जीवन नहीं चल सकता है। मकान आदि आपकी बाहर तो रह नहीं सकते कि खुले में रह जाए, खुले आसमान में, कुछ ना कुछ तो करेंगे आप आवास के लिए, चाहे मकान बनाएंगे, नहीं है कोई तो झोपड़ी में कुछ ना कुछ आप करेंगे। तो अब जैसे शासन द्वारा सभी को जो मुहैया कराया जा रहे, तो इस प्रकार से बताते हैं कि सुरक्षा आपकी मुख्य जरूरत है। दूसरी है संबंधों और प्रेम। संबंध और प्रेम क्या है? एक दूसरे से संबंध रखना, प्रेम रखना, अपने हित और अपेक्षित की शुभकामना की अपेक्षा करना। यानी इसके अंतर्गत संबंध में अपना स्वयं का हित भी देखना है और अपेक्षित कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसकी सहायता के लिए, उसके लिए हम जो चीज कर सकते हैं तो उसकी शुभकामना के लिए हम जो है ये अपेक्षा करते रहते हैं कि ताकि दूसरों से संबंध एक दूसरे मोहब्बत बनी रहे। चौथा है हर व्यक्ति ये भी चाहता है कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए, आत्मसम्मान का भी भूखा रहता है कि मुझे सम्मान मिले। अब सम्मान कब देते हैं? जब सम्मान मिलेंगे, जब आपके आचार विचार सही होंगे, आप सत्यनिष्ठ होंगे, कर्तव्यनिष्ठ होंगे, सत्य मार्ग पर चलने वाले हो, कर्तव्यता के प्रति आप अपना दायित्व निभा रहे हो, समाज सेवा कार्य कर रहे हो, अच्छे कार्य कर रहे हो, तो तभी आपको आत्मसम्मान। तो ये भी जरूरत होती है उसकी कि मुझे आत्मसम्मान मिला है।
पांचवी आपकी आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि कब होती है? जब व्यक्ति की क्षमताओं का पूर्ण प्रयोग करता है। जब कोई व्यक्ति जितनी उसकी क्षमता, जितना उसका पावर है, सभी क्षमताओं का पूर्ण प्रयोग कर ले, पूर्ण प्रयोग करने के बाद उसे आत्मसिद्धि, आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो जाती है। जैसे कोई कार्य करे, उस कार्य में जैसे आप पढ़ रहे, पढ़ने के बाद आपने साल भर पढ़ा और पढ़ने के बाद आप जब परीक्षा में बैठेंगे आप अच्छी तरह से आप जब लिखेंगे और उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आने पर आपकी परसेंटेज बढ़ेगी और आप अच्छे डिवीजन से पास होंगे, तो उस समय आपको क्या हो जाएगी? आत्मसिद्धि, आज संतुष्टि मिल जाएगी कि मैंने मेहनत की, मुझे मेहनत का फल मिला। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति है जो कार्य करे, कार्य करने के अनुरूप, उसे अपेक्षा के अनुरूप क्षमता, व्यक्ति की क्षमताओं को पूर्ण हो जाते हैं, तो उसे आत्मसिद्धि की प्राप्ति। तो इन जरूरत, ये 5 जरूरतें मनुष्य के जीवन के चारों ओर ये होती, इसी पर निर्भर रहता है। तो अब आज का वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।